दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 10 मई 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इराक के रेगिस्तान में इसराइल का पाप हुआ बेनकाब। ईरान को घेरने के लिए बनाया था सुपर सीक्रेट अड्डा, इकलौते गवाह को भी उतार दिया था मौत के घाट। होर्मुज में बारूद की महक हुई और तेज। ईरान की अमेरिका को आखिरी वार्निंग, मिसाइलें ठिकानों पर लॉक हो चुकी हैं, बस बटन दबने की है देर। दोहा के साहिल के करीब जहाज पर हुआ हमला, ईरान ने कतर को भी लपेटा, कहा अमरीकी पाबंदियों का साथ दिया तो पार करना होगा मुश्किल। और मियामी में मार्को रूबियो और कतरी वजीर आजम की सीक्रेट मीटिंग, क्या पर्दे के पीछे पक रही है कोई बड़ी खिचड़ी? ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा और ज्यादा अहम है। शुरुआत करते हैं शो की। यकीन मानिए, जब लगा कि आपको खबर दे सकते हैं बहुत सी हो गई, तभी प्रोग्राम लाए। पहली खबर, होर्मुज के समंदर से लेकर इराक के रेगिस्तानों तक इसराइल की साजिशों का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हवाई हमलों में मदद के लिए इराक के रेगिस्तान में एक बेहद सीक्रेट फौजी अड्डा बनाया। खुफिया, छुपा छुपाया, नहीं पता था किसी को। इस सनसनीखेज खुलासे की अहम बातें यह हैं कि इसराइल ने यह खुफिया अड्डा फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने से ठीक पहले तैयार किया था। इसका मकसद इसराइल की एयरफोर्स को लॉजिस्टिक और दूसरी मदद पहुंचाना था, ताकि ईरान पर आसानी से हमले किए जा सकें। इस सीक्रेट अड्डे पर इसराइल की स्पेशल फोर्सेस और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैनात थीं। ताज्जुब की बात यह है कि इराक की हुकूमत को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी और इसराइल वहां से अपनी तमाम कार्रवाइयां बेखौफ होकर अंजाम दे रहा था। मार्च की शुरुआत में जब इराक की फौज इस ठिकाने के करीब पहुंच गई थी, तो इसराइल ने इसे बचाने के लिए इराकी फौजियों पर ही हवाई हमला कर दिया। इस हमले में इराक का एक फौजी मारा गया था। उस वक्त एक चरवाहे ने भी हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें और फायरिंग सुनी थी। इराक की हुकूमत ने उस वक्त इस हमले का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया था और इसे एक ख़तरनाक ऑपरेशन बताया था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ था। ख़ास बात यह है कि इस पूरे मिशन में अमेरिका शामिल नहीं था। ईरान के खिलाफ जारी इस बड़ी जंग में इसराइल ने इराक की ज़मीन का इस्तेमाल करके सबको हैरान कर दिया है। जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत और सीज फायर का दावा कर रहे हैं ऊपरी ऊपरी सही, वहीं इसराइल के सीक्रेट बेस ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी बहुत पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। जंग तो शुरू होनी ही थी। अब देखना यह है कि इस खुलासे के बाद इराक की नई नवेली हुकूमत क्या सख्त कदम उठाती है। क्या वो इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठा पाएंगे? अजीब बात है, किसी की जमीन, किसी का अड्डा, किसी को पता ही नहीं। आप सुनिए दूसरी अहम खबर। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जबरदस्त तानातनी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोहा के साहिल के करीब, कतर के दारुल हुकूमत दोहा के साहिल के करीब एक माल ढोने वाले जहाज, एक बल्क कैरियर पर हमले की खबर आई है। UKMTO मतलब जहाज़ों पर नज़र रखने वाली जो एजेंसी होती है, उसने खबर दी है। 10 मई को जब ये जहाज़ दोहा के पास से गुजर रहा था, तभी एक अनजान चीज़ इससे आ टकराई। ये UKMTO ने बताया, अनजान चीज़ एक्सप्लोजिव। इस हमले की वजह से जहाज़ पर मामूली आग लग गई, जिसे बुझा लिया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और ना ही समंदर में इस जो है जहाज़ की वजह से कोई नुकसान हुआ एक्वेटिक लाइफ को। यह हमला उस वक्त हुआ जब कतर के जहाज़ ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगी अमरीकी पाबंदियों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इस हमले के फौरन बाद ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रमीनिया ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए दो टूक कहा कि जो भी मुल्क ईरान पर लगी अमरीकी पाबंदियों का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, उन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो कभी पार नहीं जा पाएंगे। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब पाबंदियों का जवाब समंदर में देगा। अब सुनिए सबसे बड़ी वार्निंग, सबसे बड़ी धमकी जो ईरान ने दी है। होर्मुज के समंदर में बारूद की गंध और भी गहरी हो गई है। ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC ने अब अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम और आखिरी वार्निंग दे दी है।
ईरान के सीनियर कमांडर ने साफ कर दिया है कि उनके एडवांस्ड मिसाइल और ड्रोन अब अमेरिकी ठिकानों और जंगी जहाज़ों पर पूरी तरह लॉक हो चुके हैं और बस एक बटन दबने की देर है। आईआरजीसी के इस बड़े खतरे की अहम बातें जान लीजिए। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने 9 मई की रात एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनके हथियार दुश्मन के ठिकानों को अपनी जद में, अपने टारगेट में ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मिसाइल और ड्रोन दुश्मन पर निशाना साध चुके हैं और हम बस फायरिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्डर आएगा या अल्लाह रो हबीबी। एरोस्पेस कमांडर, इन्हीं के अंडर मिसाइल और ड्रोन्स आते हैं। ये सख्त वार्निंग उन अमरीकी हमलों के बाद आई है जो जस्क आइलैंड के पास ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए थे। आईआरजीसी ने उस वक्त भी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके अमरीकी बेड़े को भागने पर मजबूर कर दिया था। ईरान ने कहा है अब तुम एक जहाज पर हमला करोगे तो हम उसके बदले में एक तुम्हारे अड्डे पर मिसाइलें और ड्रोन जाकर बोसा लेने के लिए भेज देंगे। तुम जहाज पे हमला करो, हम तुम्हारा मिलिट्री अड्डा ठोकेंगे। यानी जंग वाली सूरत फिर जा रही है, क्योंकि जंग में मिलिट्री अड्डे ही ठोके गए थे। ईरान ने एक बार फिर दुनिया को यह जतला दिया है कि होर्मुज से गुजरने का सिर्फ वही रास्ता सेफ है जिसे ईरान ने तय किया है। अगर कोई भी विदेशी ताकत अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगी तो उसे आईआरजीसी के खतरनाक और ज़बरदस्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी फौजी अफसरों ने अमेरिका की इन हरकतों को इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे खित्ते की अमान को पूरी तरह तबाह करने पर तुले हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां बातचीत का दिखावा कर रहे हैं, वहीं होर्मुज की लहरों के नीचे मौत का जाल बिछ चुका है। ईरान के इस लॉक ऑन वाले बयान ने बता दिया है कि अब किसी भी वक्त एक बड़ी चिंगारी पूरे खित्ते को, पूरे रीजन को दहका सकती है। क्या ट्रंप इस सीधे खतरे के बाद अपने कदम पीछे हटाएंगे या फिर समंदर के बीच एक और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है? हमेशा सवालों के साथ कुछ खबरों को छोड़ देना चाहिए, हम देखेंगे। अब देखिए डिप्लोमेसी में भी कैसे जंग की बू आती है। मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव के बीच अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट मार्को रूबियो ने हफ्ते के रोज़ कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बेसब्री से ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। इस अहम मुलाकात और जारी हलचल की ख़ास बातें ये हैं कि मार्को रूबियो ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मियामी में मुलाकात की। कतर इस जंग को ख़त्म करने के या कराने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक मीडिएटर के तौर पर सबसे अहम रोल निभा रहा है। इस मुलाकात में कतर की हिफाजत और पूरे इलाके के हालात को बेहतर बनाने पर बात हुई। रूबियो ने कतर की उस पार्टनरशिप की तारीफ की जिसके ज़रिए वो ईरान तक अमेरिका का पैगाम पहुंचा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान जुम्मे की रात तक अपना जवाब दे देगा, यानी जुम्मे की रात हमारी सुबह लग जाती है शनिचर की, अब तो इतवार हो गया। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी मर्जी और सही वक्त पर ही फैसला लेगा। ईरान ने इतवार की दोपहर तक भी ये जवाब नहीं दिया। ईरान के मुताबिक वो अभी अमेरिका के प्रपोजल की जांच कर रहा है, इसमें कितने लटके हैं और कितने झटके हैं। दूसरी तरफ होर्मुज में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हफ्ते के रोज़ ही ईरान की एम्बेसी ने ट्रंप के यूएफओ वाले खुलासे को एक नाटक बताया, वो उड़न तश्तरी वाला। जबकि आईआरजीसी ने वार्निंग दी कि उनके मिसाइल और ड्रोन्स अमेरिकी ठिकानों पर लॉक हो चुके हैं, बरसने को तैयार हैं, जो हमने आपको बताया। अमेरिका ने अब तक ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है, हटाई नहीं है। और रूबियो का कतर की लीडरशिप से मिलना ये दिखाता है कि अमेरिका अब बातचीत के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कतर की एक कोशिश बहुत अहम है, क्योंकि ईरान के जवाब पर ही ये तय होगा कि होर्मुज का रास्ता खुलेगा या फिर जंग का एक नया मोर्चा खुलेगा। कतर के वज़ीर आज़म का अचानक अपना प्लान बदलकर मियामी में रूबियो से मिलना ये इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील चल रही है, कोई खिचड़ी पक रही है। कुछ खबरें बिना डिटेल के यहाँ से समझ लीजिए। ये एक सोशल मीडिया पर खबर है, एक बड़े एक्स यूज़र हैं मारियो नौफल, मैं इनके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। इन्होंने लिखा है और चैनल 13 इसराइल का जो न्यूज़ चैनल, उसके हवाले से ही लिखा है, उसकी रिपोर्ट के बेस पे, कि Israel's military and Mossad are both telling Netanyahu the same thing.
hit Iran now while it is down. کہ موساد اور اسرائیل کی ملٹری یعنی IDF لگاتار نیتنیاہو سے کہہ رہے ہیں کہ ایران پر فوراً حملہ کرو کیونکہ ایران اس وقت کمزور ہے. ایران پر فوراً حملہ کر دو، مطلب امریکہ سے بات نہ کرو، ایران پر حملہ کر دو. یہ وہاں چکچکا چل رہا ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں. دا جیروسلم پوسٹ کی ہیڈ لائن ہے ٹرمپ سیز US will start Project Freedom Plus if Iran talks fail. کہ ایران سے بات چیت اگر امریکہ کی ناکام رہی تو آپ پروجیکٹ فریڈم نہیں، پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کریں گے. یعنی یہ جو ہرموز میں اپنے جہاز بھیج کر، جنگی جہاز بھیج کر وہاں سے پھنسے ہوئے کمرشل جہازوں کو باہر نکالنا، یہ وہی حرکت ہے جس میں ابھی پیچھے ایران نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے 3 وار شپس پر ہم نے میزائل اور ڈرونز مارے ہیں اور ہٹ بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کریں گے اگر ایران سے بات چیت نہیں ہوئی. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. وی may go back to project freedom if things don't happen. تو ابھی جو ہیں ان کے شانت نہیں ہوئے. ایک پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے بحرینی فورسز arrest dozens over sympathizing with Iran amid US Israeli aggression. امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جب ایران کی جنگ چل رہی تھی تو بحرین کی آبادی میں کیا ریشو وہ آپ سب کو پتہ ہوگا. بحرین کی آبادی میں جو ایران کے سمپیتھائزر تھے اب ان پر ایکشن ہو رہا ہے. درجنوں لوگ پکڑے گئے، پہلے بھی پکڑے گئے تھے اور یہ لگاتار ارسٹنگ 10 مئی میں بھی ہو رہی ہے. 41 لوگ تو کل ہی پکڑے گئے تھے. چونکہ بحرین اور UAE دو وہ ملک تھے جن پر سب سے زیادہ ایران نے تگڑے طریقے سے حملے کیے. تو بحرین میں جب بحرین کے اوپر کوئی دوسرا ملک حملہ کر رہا ہو تو حکومت کا ماننا ہے، اور یہی ہوتا ہے، کہ آپ کو اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے، بھلے آپ کو کسی سے کتنی بھی محبت ہو، کیونکہ آپ کا ملک ہٹ ہو رہا ہے تو حکومت کہتی ہے آپ کو حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے، ملک کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن آپ حملہ کرنے والے ملک کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب آپ غدار وطن ہو. اور انہی دفعوں میں ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جلا وطن بھی کر دیا جائے. پوتن نے کہا ہے، ولادیمیر پوتن پریزیڈنٹ آف رشیا، کہ ہی تھنکس دا یوکرین کانفلکٹ از کمنگ ٹو این اینڈ. پوتن کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. اب وہ کیسے ہونے والی ہے؟ کیا ان کو کچھ ملنے والا ہے؟ ان کی شرطیں مانی جانے والی ہیں یا یہ جنگ جیتنے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ یہ سب باتیں تو ہم پچھلے 4 سال سے سن رہے ہیں. لیکن پھر بھی کل آپ کو پتہ ہی ہوگا رشیا کا جو تھا 9 مئی کو نیشنل ہالیڈے تھا. اس وقت جو ہے وہ ان کی پریڈ نکل رہی تھی، وکٹری پریڈ. تب انہوں نے یہ باتیں میڈیا سے کہی ہیں. US imposes sanctions on Chinese firms over alleged aid to Iran's defense sector. ایران کے ڈیفنس سیکٹر کو یوں سمجھ لیجئے کہ فوجی شعبے کو ہتھیاروں سے مدد دینے پر یا کمپوننٹس دینے کے الزاموں میں امریکہ نے چائنا کی کئی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں، سینکشنز لگائے ہیں. غزہ سے خبر یہ ہے 10 مئی کی یہ 11 بجے آئی ہے، یعنی ہمارے قریباً جو ہے وہ 1:30 بجے دوپہر 10 مئی کو. حماس says 2 policemen killed in IDF strike on vehicle in Gaza's Khan Yunis. غزہ کے خان یونس شہر میں اسرائیل کی ایئر اسٹرائک ہوئی جس میں غزہ کی سیکیورٹی میں تعینات 2 پولیس والوں کی موت ہو گئی. حماس نے یہ جانکاری دی ہے. وہاں لگاتار سیز فائر کے بعد حملے چل رہے ہیں اور میں آپ کو ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ویڈیو کے 2-3 اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں. غزہ کے بچے اسکیٹنگ کر رہے ہیں، ہاتھ میں فلسطینی جھنڈا ہے، کرتب دکھا رہے ہیں. اور یہ ویڈیو گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے شیئر کیا ہے. اور یہ سارے بچے اسی گلوبل سموتھ فلوٹیلا، وہ جو جہازوں کا قافلہ، چھوٹی ناؤں کا، کشتیوں کا قافلہ، غزہ کی مدد کے لیے اسرائیل کی پابندیوں کی پرواہ کیے بنا سمندر میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑتے ہیں. یہ سب ان کے سپورٹ میں ہیں. ابھی ان کے بہت سے لوگ پکڑے گئے، لیکن یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ہمارے لیے جو بھی کیا، بھلے آپ ہم تک نہ پہنچ سکے لیکن آپ دنیا تک پہنچ گئے، ہماری بات پہنچ گئی. لگاتار لبنان میں بھی حملے ہو رہے ہیں. ایک فوٹیج حزب اللہ کی طرف سے شو کی گئی، اسی کے بارے میں ہیڈ لائن لکھی ہے المیادین اخبار نے کہ حزب اللہ کے FPV ڈرونز کی دہشت میں اسرائیلی فوجیوں کو شیلٹر کی طرف بھاگتے ہوئے بھاگتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا گیا لبنان میں. یہ المیادین کی ہیڈ لائن ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. کچھ بہت ضروری کاموں میں اٹکا ہوں،
ورنہ شو لیٹ کرنے کی، شو کم کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. سوچیے اپنا گھاٹا کون کروائے گا. کل ایک شو آیا، کل رات آیا، سید حسن وحید صاحب بیٹھے. بہت سے لوگ بولے کہ انہیں نالج نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں، کھلا کہتا ہوں، آپ کو نالج نہیں ہے. وہ شخص آدھی زندگی ایران میں رہ چکا ہے. وہ شخص ایران کے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں کام کر چکا ہے. وہ شخص آیت اللہ خامنئی صاحب کے دفتر کی طرف سے آج بھی بلایا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہو اسے پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو نالج نہیں ہے. 5% 2% لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جھوٹ ہی دیکھا ہے، جھوٹ میں پنپے ہیں. ہو ہا حقیقت قبول کرنا سیکھیے. پٹے ہیں تو مانیے، پیٹا ہے تو کہیے. سمجھے؟ حسن وحید صاحب ایرانی ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں، آدھے ایرانی. ان کی والدہ ایرانی تھیں، اور ان کو بہت نالج ہے. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے، خوش رہیے.